कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। बट जो आप 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं ना, 2025 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं, इस एग्जाम के लिए टारगेट लेकर आए हैं। क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं आज टॉपिक से। होगा ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें बोला जाता है कि इसको यानी ये जो नियम है, इन नियम को 1831 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1831 ईस्वी में। और ये जो नियम है, ये नियम को फैराडे ने दिया था 1831 में। फैराडे फैराडे के द्वारा दिया गया था 1831 ईस्वी में। और ये जो नियम है, इस नियम में परिभाषा और डायग्राम कैसे होता है? डायग्राम ऐसे होता है, आप लोग देखिएगा, ये डायग्राम इसमें ऐसे होता है। और जहां पे डायग्राम होगा ना, आपको मालूम है, आपको बताया गया है, यहाँ पे जो होता है, अगर हम एक चित्र देखें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक कौन पोल होता है? साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है ना, आपको हर बार हम जो डायग्राम बताए हैं उसमें ऐसे दर्शाए हैं कि यहाँ पे साउथ पोल और इधर होता है नॉर्थ पोल। बट यहाँ पे हम उल्टा दर्शा रहे हैं, इसलिए साउथ पोल से किस पोल की ओर भेज रहे हैं? नॉर्थ की ओर। यानी साउथ पोल से हम किस ओर भेज रहे हैं? नॉर्थ की ओर। यानी उत्तरी ध्रुव से किस ध्रुव की ओर आ रहा है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को 1831 ईस्वी में फैराडे ने दिया था। 1831 ईस्वी में कौन दिया था? फैराडे ने इसको दिया है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम हमारा कैसे बन के तैयार होगा, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो ये जो है, अगर हम इसको देखें, इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाए, समझना तो हमारा ऐसे होगा। और समझना ऐसे होगा तो हम इसको दर्शाते हैं ऐसे। और यहाँ पे हम देंगे एक प्लग और फिर यहाँ पे लेकर आएंगे एक, अब इसको हम ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो डायग्राम होगा हमारा बनकर ऐसे तैयार होगा। ओके। और यहाँ पे जो तैयार हो रहा है, ये जो करंट है ऐसे सप्लाई हो रहा है, समझे? ऐसे सप्लाई करंट हो रहा है। अब ये जो करंट सप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ से फिर ये आएगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पे नाचेगा, फिर ये यहाँ पे जो आएगा ऊपर की तरफ होगा। ये सब का होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एक वलय के रूप ले रहा है, और वलय के रूप ले रहा है तो ये क्या होगा? नाचते रहेगा। और यहाँ पे हम इसको देते हैं, और इसको देते हैं जी, यानी इसका नाम क्या देते हैं? जी। अब बात आता है कि एक डायग्राम हमारा ऐसे बनकर तैयार होगा। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो टोटल है इसको बोलते हैं हम लोग कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? कुंडली बोलते हैं। और ये जो है धारा का प्रवाह है। धारा का कौन सी है? प्रवाह। धारा का प्रवाह याद रखिएगा। और ये नहीं कि आप भूल जाइएगा तो फिर आप लोगों को क्या होगा? दिक्कत होगा। फिर जब इसी का डायग्राम हम नेक्स्ट बनाएंगे ना, इसी डायग्राम को जब हम नेक्स्ट बार बनाएंगे, तो नेक्स्ट बार जब बनाएंगे तो यहाँ पे भी जो हमारा होगा ना, ये ऐसे 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 होगा, और फिर यहाँ पे ये ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ये जो होगा, इसी को हम ऐसे दर्शाएंगे। इसका नाम देंगे जी। और इस अब की बार जो हम देंगे, इसमें हम यहाँ पे जो देंगे, इधर साउथ देंगे, इधर का देंगे? नॉर्थ देंगे। इधर साउथ है, इधर नॉर्थ। इसमें हम ऐसे चित्र को दर्शाएंगे। आपको मालूम है कि ये हमारा कुंडली है, ये हमारा कौन सी है? कुंडली है। ओके। और ये जो है धारा का प्रवाह हो रहा है, ये जो सर्किल बन रहा है ये धारा का प्रवाह कर रहा है। ओके। अब हम लोग का बात है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कैसे बनता है, ये क्या कहलाता है? तो बोला जाता है कि प्रतिवर्ती, जब प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, आपको बताए हैं चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स भी आता है। क्या आता है? फ्लक्स। जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, यानी फ्लक्स के कारण, या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब प्रतिवर्ती विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के कारण अगर किसी चालक में धारा उत्पन्न होता है, देखिए कितना अच्छा परिभाषा है इसका, कि प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना, धारा को उत्पन्न होने की घटना, और इसी घटना से जो धारा उत्पन्न होता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर से परिभाषा इसको पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी धारा में या किसी चालक में जो धारा उत्पन्न होता है, किसी भी चालक में जो धारा उत्पन्न होगा, उसी घटना को हम लोग बोलेंगे क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की आपके बीच डायग्राम प्रेजेंट है, आप लोग अच्छा से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जब विद्युतीय क्षेत्र बढ़ता है, यदि विद्युत चुम्बकीय जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जैसे बढ़ता है और बढ़ने के क्रम में जब प्रेरित होता है, तो विद्युत वाहक बल का जो दिशा होता है उसके घटने के क्रम में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी उसके विपरीत दिशा में वो बल लगने लगता है। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कि फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। इस पे हम लोग थोड़ा सा जोर देंगे और ये क्या है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका परिभाषा क्या होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम में भी वही परिभाषा होगा। अब हम लोग दाहिने हाथ से दर्शाएंगे, ये जो हमारा हुआ, ये गति दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? गति दर्शाएगा। ये जो होगा हमारा क्षेत्र दर्शाएगा और ये जो हमारा होगा प्रेरित प्रेरित धारा को दर्शाएगा। बोला जाता है, इसका जो परिभाषा देंगे ना, चित्र बनाएंगे तो ये हमारा अंगूठा हो जाएगा। ओके, ये हमारा अंगूठा हो जाएगा और अंगूठा होने के बाद ये जो हमारा होगा, हाँ, ये तर्जनी हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो हो जाएगा हमारा मध्यमा हो जाएगा। ये हमारा जो होगा ये मध्यमा हो गया। ओके, और ये मध्यमा होने के बाद ये बाकी जो हमारा दो बचा उंगली, वो हमारा उंगली हुआ, ये जो हमारा हाथ हुआ। ओके, तो ये है चालक की गति, ये चालक की गति दर्शाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है और ये जो है आपका मध्यमा इस चालक में प्रेरित धारा दिखाता है। चालक में प्रेरित धारा, ये चालक में प्रेरित धारा को दर्शाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हम लोग का क्या परिभाषा देगा, इस पे हम लोग को जोर से चर्चा करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है 2023 में भी पूछा है और 2024 में भी पूछा है, फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम और फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम में क्या होगा कि जब हम अपने दाहिने हाथ, ये मान लीजिए हमारा दाहिना हाथ हमारा ये है और बोला जा रहा है आपको परिभाषा में कि जब हम अपने दाहिने हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरा से लंबवत होना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को, सभी उंगलियों को हमको इस प्रकार फैलाना है। कौन कौन सी उंगली? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, ये तीनों को इस प्रकार फैलाना है। देखिए, ये प्रत्येक, इसके बीच कितना डिग्री कोण हो गया? 90 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री कोण हो गया और इसके बीच भी कितना डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ओके, तो बोला जा रहा है कि फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम, इस नियम के अनुसार आपको क्या करना है कि अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि जो आपका अंगूठा होगा चालक की दिशा और आपका तर्जनी होगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आपका मध्यमा होगा ये चालक में प्रेरित धारा की दिशा को जो व्यक्त करता है, इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम। अब मान लीजिए एग्जाम में आप कैसे परिभाषा लेगा, तो फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम, इस नियम के अनुसार या इस नियम के तहत अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा चालक में प्रेरित धारा को दर्शाता है। ओके, हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये सब के बीच 90 डिग्री का एंगल बनकर क्या होता है? तैयार होता है। ये नहीं कि आप लोग फिर भूल जाएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो आप जानते हैं कि आपको कितना सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा जोर देंगे कि ये क्या है, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को और एग्जाम में प्रश्न छूटेगा और रिजल्ट अच्छा से नहीं आ पाएगा। चुंबकीय फ्लक्स,
बाबू चुंबकीय फ्लक्स जब आप लोग देखिएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में आपको बताया जाता है कि अगर ये हम डायग्राम लेते हैं, ओके, और ये डायग्राम है, इसका ये जो सेंटर हो गया, इस सेंटर पे अगर हम लोग दो चीज को देखें, एक चुंबकीय क्षेत्र को देख रहे हैं, एक चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र को देखें, और दूसरा अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की अभिलंब घटक, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, अभिलंब घटक को देखें, तो यहाँ पे ये जो है ना, हाई हाई, अब अगर आप कहिएगा कि भैया बताइए ना या सर बताइए ना ये क्या है, तो ये आप जानो एक समतल सतह है। क्या बोल सकते हैं इसको? समतल सतह बोल सकते हैं, समतल सतह। ये समतल सतह है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि केंद्र को भी दर्शाता है और चुंबकीय क्षेत्र को भी दर्शा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र में जो अभिलंब घटक बनेगा उसको भी दर्शा रहा है। तो बोला जाता है इस नियम के अनुसार कि जब समतल सतह पर, जब ये समतल सतह है और इस समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक और सतह के क्षेत्रफल, और सतह के जो क्षेत्रफल है यानी चुंबकीय फ्लक्स, ये जो एग्जांपल के लिए ये जो है आपका सतह, इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया निकालेंगे, ये जितना भी सरफेस होगा इसका जब हम एरिया निकालेंगे और उस एरिया को चुंबकीय क्षेत्र, सिंपल परिभाषा है कि ये जो आपका सतह है, इस सतह के एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, इसका आप निकालिए क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल जो भी है उस क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब के जो घटक है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप गुना कीजिएगा तो उसी को तो बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। सिंपल परिभाषा है। क्या परिभाषा है? मान लीजिए ये हमारा सतह है, ओके, और इस सतह का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और सतह का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसी सतह के चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक जो होगा उससे दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसी को बोलेंगे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। यानी अगर आपसे कोई पूछे परिभाषा क्या है चुंबकीय फ्लक्स का, तो सिंपल बोलेंगे कि समतल सतह के चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, समतल सतह के चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक और सतह के क्षेत्रफल, दोनों के जो गुणनफल होगा, ये दोनों के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। कोई दिक्कत? चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ जब सतह में झुकाव आता है, चुंबकीय क्षेत्र ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ये जो समतल सतह है इनमें भी झुकाव आता है, तब चुंबकीय फ्लक्स में भी बदलाव आता है। एग्जाम्पल, जब हाई बदलेगा तो भाई बदलेगा, और जब हाई बदलेगा तो हाई बदलेगा, और जब ही बदलेगा तीनों बदलेगा। सिंपल आपको दिया जा रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र यानी जो समतल सतह है में बदलाव होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के जो अभिलंब घटक है इसमें भी चेंजिंग हुआ, और जब इसमें भी चेंजिंग हुआ तो भाई तो अपने आप बदल जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक क्या होता है? इसको बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और वेबर का संकेत जानते क्या होता है? फाई होता है। अगर कोई पूछेगा बताइए चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक का संकेत क्या है, तो फाई, इसको फाई बोलते हैं हम लोग। याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत होगा, कोई टॉपिक छूट जाएगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा लेंज का नियम। लेंज का नियम अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम। और लेंज के नियम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी नोट करेंगे। बोला जाता है लेंज के नियम में कि जब किसी विद्युत, परिभाषा सुनिएगा, कि जब किसी या जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न किया जाता है, तब उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है। तब उस कारण का ही क्या करता है? विरोध करता है। और विरोध करता है तो उससे जब उत्पन्न होता है तो उसी को लेंज का नियम कहते हैं। लेंज के नियम क्या होगा? परिभाषा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब कभी आपको बताया जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत
चुंबकीय प्रेरण, जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जब किसी परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी परिपथ में, प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न, कौन सा धारा, विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न किया जाता है तब जैसे उसको उत्पन्न किया जाएगा तो उसका दिशा में उसका, जब कभी किसी परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है तब उसकी दिशा में ऐसा बदलाव होता है और उस बदलाव के कारण उसमें विरोध उत्पन्न होता है, और विरोध उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कौन सी, लेंज का नियम। फिर से सुन लीजिएगा परिभाषा शॉर्टकट, कि जब किसी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में या विद्युत चुंबकीय प्रेरण में और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में जब कभी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी भी परिपथ में, कोई भी परिपथ होगा और वो परिपथ में जैसे आप उसमें धारा उत्पन्न करते हैं और जैसे धारा उत्पन्न होगा तो ओकर दिशा में ही होगा, और जैसे ओकर दिशा में उत्पन्न होगा तो वहां पे विरोध करने लगेगा, जैसे विरोध करने लगेगा विरोध उत्पन्न होगा, और जैसे विरोध उत्पन्न होगा तो उसको बोलेंगे कौन सी के नियम हटे, लेंज के नियम। अब एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेगा कि जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है तब उसमें या उसके दिशा में विरोध उत्पन्न होता है, और उसी को लेंज का नियम कहते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर किसे कहते हैं। आप लोग बहुत नाम सुने होइएगा, बहुत बार सुने होइएगा विद्युत जनरेटर किसे कहते हैं। तो विद्युत जनित्र, आइए हम लोग इसका पहले डायग्राम बनाते हैं और इसके बाद उसको चर्चा करते हैं। विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, विद्युत जनित्र का जो डायग्राम होगा, परिभाषा होगा, पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। कल आपको विद्युत मोटर का चित्र बना था, उसको भी आप लोग अच्छा से देखिएगा। ओके, चलिए हम लोग विद्युत जनरेटर का चित्र बनाते हैं। ये हमारा साउथ पोल होगा, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा। ओके, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा और फिर यहाँ पे दो वलय लगा होगा। ओके, और यहाँ पे दो वलय लगा होगा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग एक लेयर देंगे और इस लेयर के जरिए हम यहाँ पे इसको सर्किट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे भी एक वलय लगा होगा और यहाँ पे भी एक आपका एक वलय लगा हुआ है। ओके, और जैसे यहाँ पे आपका एक वलय लगा हुआ है तो यहाँ पे भी एक पट्टी होगा और पट्टी से यहाँ पे करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक सीधा, ठीक है। और ये जो होगा ये ऐसे गमन करता है। ओके, अब ये ऐसे गमन करता है तो हम इसका डायग्राम भी देख लेंगे। इसको देंगे हम R1 और इसको देंगे हम लोग R2। यहाँ पे भी हमारा वैसे ही होगा। अब हम लोग और इसको ग्रोथ कराएंगे तो यहाँ पे हमारा होगा ये प्लस होगा और ये एरो का चिन्ह ऊपर होगा, ये माइनस होगा, ये एरो का चिन्ह कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, ये करंट सप्लाई होगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसको देंगे हम लोग B1 और इसको देंगे हम लोग B2। ओके, और ये होगा A और ये होगा B, C और फिर D। ओके, अब हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ये डायग्राम ऐसे होगा, ये डायग्राम हमारा ऐसे होगा, ये जो एरो का चिन्ह होगा यहाँ पे ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये आएगा तो फिर यहाँ पे ऐसे होगा। आप लोग देखते जाइएगा। ओके, चलिए अब आप जब चित्र बना लिए तब इसको समझेंगे। बोला जाता है विद्युत जनित्र जो होता है ना, विद्युत जनित्र ये एक ऐसा
युक्ति होता है, विद्युत जनित्र बोलिए या डायनेमो बोलिए। ओके, विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसा युक्ति है, युक्ति का मतलब मशीन है, एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कल हम लोग जो नियम पढ़े थे उन नियम में बोला गया था विद्युत मोटर में कि यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। बट ये जो जनरेटर पढ़ रहे हैं ना, इसमें बोला जा रहा है कि यह एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, आपको दो प्रश्न बन के तैयार होता है कि विद्युत जनित्र के दूसरा नाम क्या होता है, तो डायनेमो भी बोलते हैं। और डायनेमो का काम कुछ ही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का काम क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, चेंजिंग, एक दूसरे का चेंज किया करता है। देखिएगा, यांत्रिक जो ऊर्जा होगा, इस यांत्रिक ऊर्जा को जब बदला जाएगा विद्युत ऊर्जा में, इसको हम लोग जनित्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनित्र बोलेंगे। ठीक है। और जैसे ही अब आप विद्युत ऊर्जा को बदलिएगा यांत्रिक ऊर्जा में, इसको मोटर बोलेंगे। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे? मोटर बोलेंगे। चेंज हो जाएगा, इसमें एक दूसरे से विपरीत हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसी में कहा आता है कि यह एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझे? अब बात आता है कि जो विद्युत चुंबकीय जो आप प्रेरण पढ़े हो, और ये प्रेरण के ही सिद्धांत पे क्या करता है? काम करता है। यानी विद्युत जो जनित्र है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपसे कोई पूछे, बताइए कि जो विद्युत जनित्र होता है, एक किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगर हम इसके बनावट के बारे में बात करें कि इसका बनावट कैसे होता है, तो इसके बनावट पे जब आप चर्चा करोगे तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का, नहीं, अब प्रश्न आता है 5 नंबर का। जैसे विद्युत जनित्र के कार्य सिद्धांत और परिभाषा का पूछ दे तो आपको 5 नंबर में देगा, और 5 नंबर में जैसे देगा तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम के साथ साथ इसका परिभाषा, इसके बनावट, इसकी क्रिया को भी लिखना पड़ेगा। चलिए हम आपको पूरे अच्छे तरह से समझाते हैं। विद्युत जनित्र की परिभाषा क्या बोले हैं कि यह एक ऐसा डायनेमो है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात है इतना तो आप परिभाषा सुन लिए, फिर यहाँ पे एक और प्रश्न बन के तैयार होता है कि यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह ना जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसके बनावट के बारे में देखेंगे तो बोला जाता है कि इसमें साधारण डायनेमो लगा होता है। इसमें साधारण डायनेमो, यानी एक साधारण डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, और जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। आपको कल बताया गया है कि क्षेत्र चुंबक क्या है, या चुंबक क्षेत्र क्या है, आपको बताया गया है। तो देखिए, इसके बनावट पे जब आप चर्चा कीजिएगा, बनावट पे क्या होगा आप लोग को जानना है। आप सबसे पहले आपको परिभाषा मिला है, इसका सिंपल परिभाषा मिला है कि एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब इसके बनावट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बनावट में बोला जा रहा है कि साधारण डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, और उसी नाल चुंबक को हम लोग क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ओके, और इस क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। ये जो है ना, घूर्णन करता है। घूर्णन कैसे करता है? ये ऐसे घूर्णन करता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इसमें ये ऐसे है, वैसे है, तो ये ऐसे नाचते रहेगा। ओके, अब ये ऐसे हमेशा नाचते रहता है। एग्जांपल के लिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। जैसे ही नाचेगा तो इसे ऊपर आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये जो इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं हम लोग? आर्मेचर बोलते हैं। यानी इस पे जो कुंडली है, यह जो है कैसी है? कुंडली के तरह लगा हुआ है, और ये जो है आर्मेचर हमेशा नाचते रहता है। आर्मेचर में कुंडली
के अनेक फेरे होते हैं। आर्मेचर जो होता है उसमें कुंडली के अनेक फेरा होता है और इस फेरे में नर्म लोहे की पट्टियों पर लिपटे होते हैं। ये जो होता है इसमें नर्म लोहा का मतलब है ऐसा लोहा होता है जिसको अगर फोल्ड करना चाहे ऐसे मोड़ना चाहे तो ऐसे मुड़ जाएगा, ये नहीं कि टाइट का टाइट रहेगा। नर्म लोहा का पट्टियों लिपटा रहता है और वो आर्मेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड। और उस क्रोड पर आर्मेचर के तार के पतले पतले यानी पतले पतले पीतल के तार लपटे होते हैं और इन पत्तियों को ब्रश कहते हैं। इन पत्तियों को ब्रश कहते हैं। यहाँ पे जब दिया कि आप देखते होइएगा तो जो जनरेटर होता है उसमें ऐसे ऐसे करके आप फोल्डिंग करके लगाया गया होता है, समझे। या आप पंखा देखिएगा तो पंखा में भी लोहा, नर्म लोहा होता है। नर्म लोहा में क्या किया जाता है, पीतल के तार को अनेक एक से अधिक फेरों में क्या किया गया रहता है, लपेटा गया रहता है और इसी को हम लोग ब्रश कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश कहते हैं। परिपथ में ये जो फेरा होता है ना, ये फेरा कम से कम 5 गो होता है, 5 गो से कम नहीं होता है। अगर हम इसके काम के बात करें कि काम कैसे करता है, तो जैसे आर्मेचर घुमाया जाता है, यानी अगर हम बात करें इसकी क्रिया का, तो क्रिया जब आपको पूछेगा तो 5 नंबर में ही लिखना पड़ेगा। तो क्रिया में क्या लिखेंगे, जितना भी परिभाषा बोल रहे हैं वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोगों को पूरा लिख लेना है कि जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, जब आर्मेचर क्या करेगा, घूमेगा, तब कुंडली भीतर यानी जो कुंडली भीतर है वो बाहर आएगा और बाहर है वो भीतर जाएगा, यानी उसमें हर क्षण परिवर्तन होगा। जो कुंडली ए बी है ऊपर, वो आ जाएगा नीचे, और जो नीचे है तो आ जाएगा ऊपर। यानी कैसे लिखना है कि जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कुंडली भीतर के चुंबकीय जो क्षेत्र है, भीतर के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रत्येक क्षण परिवर्तन करता है और कुंडली ए बी कभी ऊपर और कभी सीडी नीचे जाता है और कभी नीचे तो कभी ऊपर आ जाता है, यानी इसमें बदलता है। और ये फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है और एबीसीडी में हमेशा परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के कारण ये कभी विपरीत दिशा में चला जाता है। आर्मेचर जो है अगर आधा घूमता है या आधा चक्र में घूमता है तो इसकी दिशा जो होता है हमेशा बदलते रहता है, यानी इसके जो मान है कभी 0 हो जाते हैं और कभी ज्यादा से अधिक हो जाते हैं, यानी इसके जो मान होते हैं कभी आवश्यकता से भी ज्यादा हो जाते हैं। यानी इसके मान कभी 0 हो सकता है, कभी ज्यादा हुआ, कभी 0, कभी ज्यादा, कभी ज्यादा, कभी 0 होगा, हमेशा बदलते रहता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा। यानी इसमें जो धारा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती। क्यों बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा बोलने का एक वजह है कि इसके मान बदल देते रहेगा। कभी इसका मान 0 हो जाएगा, कभी 0 से ज्यादा हो जाएगा, फिर कभी 0, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी 0, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी 0, फिर कभी ज्यादा, यानी हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने के कारण इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। ओके, यानी जो हम लोग का डायनेमो है, विद्युत जनित है, इसमें किस प्रकार का धारा उत्पन्न होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। इसलिए इसे डीसी डायनेमो भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डीसी डायनेमो। डायनेमो भी हम लोग बोलते हैं, नेमो भी हम लोग बोलते हैं। अगर बोलेगा आपके एग्जाम में कि बताइए आप लोग विद्युत जनित्र का दूसरा नाम क्या है, तो विद्युत जनित्र का हम लोग का दूसरा नाम हो जाएगा डीसी डायनेमो। कोई दिक्कत, सॉरी इसको हम लोग डीसी डायनेमो नहीं बोलेंगे, एसी डायनेमो बोलेंगे, एसी डायनेमो। ओके, यानी विद्युत जनित्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसी डायनेमो भी हम लोग बोल सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा भी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि एसी का मतलब, ए का मतलब होता है अल्टरनेटिव, सी का मतलब होता है करंट, यानी अल्टरनेटिव करंट हमेशा बदलते रह रहा है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ना, कभी 0, कभी ज्यादा, कभी ज्यादा, कभी 0, कभी 0, कभी ज्यादा, कभी ऐसे बदल रहा है, तो अल्टरनेटिव बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में अल्टरनेटिव, गलती हो गया था वहां पे बोलने में। अब हम लोग का टॉपिक आता है कि बताइए डीसी डायनेमो क्या है। डीसी डायनेमो, यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट कोड थोड़ा सा अलग चेंजिंग हो जाएगा, पर ये जो क्रिया है बनावट में, इसमें थोड़ा सा हम लोग का परिवर्तन होगा, बाकी सब वही रहेगा। हम लोग को अभी एसी डायनेमो पढ़े हैं, अब हम लोग को पढ़ लेना है डीसी डायनेमो। ओके, तो डीसी डायनेमो क्या चेंजिंग होगा इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। डीसी डायनेमो, दिष्ट धारा डायनेमो।
डायनेमो, इसको बोलते हैं हम लोग डीसी डायनेमो, DYNAMO, डीसी डायनेमो। अब डीसी डायनेमो में हम लोग थोड़ा सा बदलाव करेंगे, यहां से हम लोग चेंजिंग कर लेंगे, यहां से जो चेंजिंग होगा ये ऐसे होगा, यहाँ पे हमारा जो परिवर्तन होगा ये ऐसे होगा और फिर ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का एक प्लग होगा, और प्लग होगा इसको हम लोग ऐसे लेकर आएंगे, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, ये बल्ब को हम लोग भी दर्शाएंगे, और यहाँ पे इसका जो हो गया, और ये जो हमारा बल्ब जलता रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा जो बल्ब हो गया, ये हमारा बल्ब हुआ, और यहाँ पे जो हमारा करंट है ये ऐसे सप्लाई होता रहेगा, ऐसे सप्लाई होता रहेगा, ओके। भी हमारा जो करंट है ऐसे सप्लाई होता रहेगा, और यहाँ पे जो है ऐसे ये आते रहेगा, यानी ये जो चेंजिंग कभी नहीं होगा, ये ऐसे ही धारा प्रवाह होता है इसमें, ओके। अब हम लोग का कोई चेंजिंग इसमें नहीं करना है, ये हमारा होता है B2 और ये होता है B1, और इधर जो हमारा होगा रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधी का प्रतिरोध 2, ओके, यानी R1 और R2 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डीसी डायनेमो का परिभाषा का होगा, तो डीसी डायनेमो का परिभाषा में बोले अच्छा B1 होता है प्लस में, B2 होता है माइनस में, याद रखना आप लोग। दिष्ट धारा डायनेमो का परिभाषा का होगा, यह एक ऐसा डायनेमो है, यह एक ऐसा डायनेमो है जिसमें दिष्ट धारा प्रवाह होता है, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, कोई चेंजिंग नहीं है, इसके मान हमेशा फिक्स 5 अगर ओम पे धारा प्रवाह करेगा ना, 5 ओम पे प्रतिरोध होगा तो 5 ओम पे, अगर 5 एम्पियर धारा प्रवाह करेगा तो 5 एम्पियर, कोई चेंजिंग नहीं हो, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होता है। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट डायनेमो है। चलिए डायरेक्ट डायनेमो में क्या होता है, बोलता है कि यह एक ऐसा डायनेमो है जिसमें दिष्ट धारा प्राप्त होता है, और इसलिए इसे डीसी डायनेमो भी कहते हैं। अब डीसी डायनेमो कहने का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या वजह है, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दिष्ट धारा जो डायनेमो होता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे बोले तो हम लोग को ऐसे दिया जाता है कि हमारा अगर टाइम है, ये हमारा अगर कौसी है, इधर समय दिखाया जाता है कि समय और धारा इसमें फिक्स होता है, समझे कि इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ओके। अब चलिए इसके हम बनावट पे काम करें कि इसका बनावट कैसे होता है, तो बोलता है कि डीसी डायनेमो का बनावट जो लगभग होता है एसी डायनेमो की तरह होता है, यानी डायरेक्ट करंट जो सप्लाई करने वाला दिष्ट धारा जो डायनेमो है, ये दिष्ट धारा डायनेमो प्रत्यावर्तित धारा डायनेमो के ही लगभग जैसन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर जो होता है, इस आर्मेचर के छोर पर, ये जो आर्मेचर है इसके छोर पर एक वलय के आधे भाग ढका गया होता है, इसका जो आधा भाग जो है, इस वलय के आधा भाग को ही क्या कर दिया गया है, ढका गया है, इधर का भी ढका गया है, इधर का भी ढका गया है, मात्र थोड़ा सा अंतर है, उसमें वलय 2 गो था, इसमें वलय 1 गो है। अब बात आता है कि जब आधा घूमता है तो R1 जो होता है प्लस होता है, R1 का होता है प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिखाया गया है, इधर वाला जो होता है प्लस, और R2 वाला क्या होता है, माइनस होता है, यानी जो R1 प्लस है ये B1 ब्रश से जुड़ा हुआ है, ब्रश कौन सा है, B1, और R2 जो है किससे जुड़ा हुआ है, B2 से जुड़ा हुआ है, समझे। और B2 से जुड़ा हुआ है, R1 प्लस है, B1 ब्रश से जुड़ा है, R2 माइनस है, ये B2 ब्रश से जुड़ा हुआ है, और इस तरह इस पे जो धारा उत्पन्न होता है, इस तरह इस पे जो धारा उत्पन्न होता है, यानी ऐसे जो धारा रहता है, ये बाह्य परिपथ पर विद्युत धारा की दिशा हमेशा एक ही रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये नाव पट्टी घूमेगा, ये नाव पट्टी घूमेगा ना, इसका मान बदलेगा, B1 प्लस में है और इस R1 प्लस है और ये B1 ब्रश से जुड़ा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। और फिर ये जो R2 है ये B2 ब्रश से जुड़ा हुआ है और इस पे माइनस है,
जब ये प्लस है ये माइनस है, इधर प्लस वाला जुड़ा इधर माइनस वाला, कोई बदलाव इसमें नहीं, इधर प्लस वाला है R1 और इधर B1 जो प्लस है ये भी प्लस है, इधर R2 माइनस है और इधर B2 ये भी माइनस है। अब दोनों जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट करंट सप्लाई होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अपने भाषा में जब घर में शादी ब्याह होता है तो जनरेटर आता है, तो जनरेटर में डायरेक्ट करंट होता है। कौन करंट होता है? डायरेक्ट करंट। कि यहाँ पे जनरेटर होई तो यहाँ से 10 उतारना खींचता है, एगो ऑर्केस्ट्रा में जाई और एगो जहाँ शादी हो रहा है वहां जाएगा, एगो खाना खा रहे वहां जाएगा, एगो जहाँ पूजाई होता है वहां जाएगा, एगो द्वार पे पिया होता पूजा हो रहा है वहां पे जाएगा। नहीं, एक ही तार आता है और एक ही तार से 10 कनेक्शन किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग डिश धारा डायनेमो का उपयोग करते हैं। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। तो डिश धारा प्रत्यावर्ती धारा में अभी हम लोग अंतर अभी देखेंगे। चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है और इसका परिभाषा कैसे देंगे। एक हम डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या चेंजिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। ओके, इसको हम टाइम सापेक्ष ले रहे हैं, टाइम को संकेत सिंबल टी हो जाएगा और एक करंट है CURRENT, करंट सप्लाई इसको बोलेंगे हम लोग टी। और जब इसको टी बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं DC, यानी डायरेक्ट करंट सप्लाई करने का ये जो आपको डायग्राम दिया गया है। और अल्टरनेटिव करंट का भी हम लोग डायग्राम दे रहे हैं। अल्टरनेटिव करंट का भी डायग्राम आपके बीच प्रेजेंट है, कभी इसका मान बढ़ता है कभी घटता है। इसको बोलते हैं हम लोग DC। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं करंट। करंट का मतलब आप लोग जानते हैं कि धारा होता है, और इसको समय बोलेंगे यानी टाइम बोलेंगे। टाइम का सापेक्ष T होगा, करंट का सप्लाई C होगा, यानी सापेक्ष का होगा C होगा। ये एरो का चिन्ह देंगे, यहाँ पे भी हम लोग एरो का चिन्ह देंगे। यानी हम लोग अभी डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट यानी DC और AC में डिफरेंट जान रहे हैं, यानी परिभाषा जान रहे हैं। डिस्ट धारा जो है, ये डिस्ट धारा जो है इसका परिभाषा देखेंगे। और अल्टरनेटिव करंट यानी AC, यहां पे हम लोग डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा में हम लोग चेंजिंग देखेंगे। अभी हम लोग केवल डिस्ट धारा पे ही बात करने वाले हैं, इसलिए हम लोग दोनों डिस्ट धारा का ही अभी प्रतिबिंब बना के आपको दिखा रहे हैं। बोलता है कि डिस्ट धारा की जो आवृत्ति होता है हमेशा शून्य होता है। डिस्ट धारा की जो आवृत्ति होता है कितना होता है? शून्य होता है। हमेशा याद रखना, डिस्ट धारा की जो आवृत्ति होता है क्या होता है? 0 होता है या 0 के बराबर होता है। ये नहीं कि आप लोग फिर कहिएगा कि नहीं आप बताइए डिस्ट धारा के आवृत्ति कितना होता है, तो कहिएगा नहीं आप नहीं बताए थे, फिर से बताइए तो आप जान जाओ डिस्ट धारा के आवृत्ति कितना होता है? 0 होता है। डिस्ट धारा उस धारा को कहते हैं, वैसी धारा जिसका परिणाम हमेशा बदलता नहीं होता है, फिक्स होता है। डिस्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसके मान या जिस धारा के मान कोई परिवर्तन नहीं करता है। वैसी धारा जिस धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस धारा के जो परिमाण होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो परिवर्तित उसके मान परिवर्तित भी अगर होता है तो उसके चालक जो होता है उसके चालक के दिशा में समान होता है। अगर देखिए यहाँ पे तो परिभाषा बन के तैयार हो रहा है। डिस्ट धारा उस धारा को कहते हैं, डिस्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसके परिमाण नहीं बदलता है, उसे DC बोलेंगे। इसका परिभाषा हो गया। डिस्ट धारा उस धारा को कहते हैं कि जिसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अचर होता है, उसे डिस्ट धारा कहते हैं। अगर परिवर्तन भी होगा तब कब होगा? अब चलिए, परिवर्तन होगा तो कब होगा बोला जा रहा है। अगर परिवर्तित भी होता है लेकिन जो चालक है, चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका दिशा फिक्स होना चाहिए कि अगर ये इस दिशा में ही जा रहा है तो इसी दिशा में जाएगा। ये ना कीजिए अब ये ऐसे जा रहा है तो कभी आ जाएगा ऐसे, कभी चल जाएगा ऐसे, नहीं। अगर परिवर्तित भी होगा इसका मान तो इसके दिशा में ही इसके मान परिवर्तन करेगा। याद रखिएगा, दो परिभाषा आपके बीच आ रहा है डिस्ट धारा का। डिस्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसका परिमाण अचर होता है, उसे डिस्ट धारा कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये होगा, अगर परिवर्तन होगा तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर परिवर्तन इसका मान परिवर्तन करेगा तो बात यहाँ पे आ रहा है कि इसके जो मान बदलेगा उसी के ही दिशा में ग्रोथ करेगा या डाउन होगा, आगे बढ़ेगा या नीचे आएगा। ओके,
अब हम लोग देखते हैं कि डीसी दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा के जो संकेत होता है उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। दिष्ट धारा को संकेत में हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। और आपको दोनों का डायग्राम आपके बीच प्रेजेंट है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा क्या होगा, इसके बारे में आपको चर्चा करना है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। चलिए हम लोग उसका भी परिभाषा देख ले कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और कैसे इसमें भी परिवर्तन होता है या नहीं होता है। चलिए अगर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पे हम लोग चर्चा करें तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम लोग जब ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ हम लोग का ऐसे होगा। ओके, मार्कर भी खत्म हो गया है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम ऐसे इसको देख रहे हैं तो इसका हम ग्राफ देखने के लिए ऐसे जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये इसका मान हमेशा बदलते रहता है। इसका मान क्या होगा, हमेशा चेंजिंग होता है। इसका मान हमेशा बदलते रहता है। ओके, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा, प्रत्यावर्ती धारा का जो परिभाषा होता है ये क्या होता है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का मान देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा उस धारा के मान को कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा खास समय पर या खास समय के अंतराल में बदलते रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखना, ये जो प्रवाह यहाँ पे विद्युत धारा निकला, किसी खास समय के लिए इसका दिशा शून्य देना बदल रहा है, ऐसे आ रहा है। फिर किसी खास समय के बाद ये अपना दिशा का रहा है, पुनः बदल जा रहा है। फिर अपने किसी खास समय के बाद ये अपने दिशा को बदल रहा है। फिर किसी खास समय के बाद अपने दिशा को बदल रहा है, फिर बदल रहा है। यानी हमेशा इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब वैसी विद्युत धारा या वैसी विद्युत धारा जिसके दिशा खास समय अंतराल पर बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इसे शॉर्टकट में हम लोग एसी बोलते हैं। प्रत्यावर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, एसी। प्रत्यावर्ती जो है ना, प्रत्यावर्ती को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को, धारा का शॉर्टकट होता है करंट, इंग्लिश में करंट बोलते हैं, शॉर्टकट में सी बोलेंगे। और अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव का शॉर्टकट में ये होता है, यानी हम इसको बोलते हैं एसी। यानी इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, एसी। ये किसी खास समय, देखिए इसका जो टाइम फिक्स है, जितना समय में इधर हो रहा है उतना ही समय में इधर होगा। ओके, जितना ही समय में इधर हो रहा है उतना ही समय में इधर भी होगा। यह खास समय पर इसका दिशा या धारा इसका क्या होता है, बदलते रहता है। इसको शॉर्टकट में आप लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। एक बात आप लोगों को याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट या जो यहाँ पे आई अगर 0 दे देगा कहीं पे तो बोला जाएगा कि बताइए, अगर ये आई और 0 देगा तो प्रत्यावर्ती जो धारा होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। प्रत्यावर्ती जो धारा होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। एक बात आप लोगों को जानना है कि 1 सेकेंड में अल्टरनेटिव करंट कई बार चक्कर लगाता है, तो 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में ये 50 बार चक्कर लगाता है। कितना बार, 50 बार चक्कर लगा लेता है। कितना बार चक्कर लगा लेता है, 50 बार चक्कर लगा लेता है। अब याद रखना है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता होगा। एक चक्कर लगाने में 1/, आपका 100 सेकंड लगता है। 1/100 सेकंड लगता है एक चक्कर लगाने में। ओके, एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगता है, यानी एक चक्कर लगाने में 1/100 प्रति सेकंड टाइम का ये अपना दिशा भी बदलते रहता है। यानी 1 सेकंड में 50 बार चक्कर लगाता है। आप लोगों को सिंपल जानना है 1 सेकंड में कितना बार चक्कर लगाता है, 50 बार। अपन दिशा बदले खातिर कितना टाइम लेता है, 1/100 सेकंड। 1/100 सेकंड में 100 देना, ऐसे आया 100 देना, 100 टाइम अपना दिशा बदल, फिर अपना दिशा बदल, फिर अपना दिशा बदल। 1/100 यानी 1 सेकंड में सोचिए कम से कम 100 बार अपना दिशा बदलता होगा। कम से कम 100 बार दिशा बदलता होगा। अगला हम लोग चलेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे भी चलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। तो चलिए प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में हम लोग पूरे विस्तार से अंतर देखेंगे, इसमें अंतर क्या बोल रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा और इधर हो जाएगा दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में डिफिनेशन और अंतर, डीसी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। आप लोगों को पहला जो नियम मिल गया इसको संक्षेप में डीसी बोलते हैं, इसको संक्षेप में एसी बोलते हैं। और दूसरा जो आपको मिल जाएगा नियम, दूसरा नियम का बोला जाएगा कि दिष्ट धारा जो होता है ना, दिष्ट धारा एक ही दिशा में चलता है। दिष्ट धारा जो होता है एक ही दिशा में चलता है, लेकिन है जो होता है अपने दिशा को हमेशा बदलते रहते हैं, यानी दिशा परिवर्तन होता है। इसमें दिशा परिवर्तन होता है, परिवर्तन।
परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा, इसे बहुत जल्दी आप उत्पन्न कर सकते, आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। इसे आसानी से उत्पन्न होता है, ये आसानी से उत्पन्न हो सकता है, आप जान गए। और ये आसानी से भाई उत्पन्न होने वाला नहीं है, ये आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने में, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने में कोई तकलीफ नहीं होता है, बट इसको उत्पन्न करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब अगले चलेंगे कि इसे, यानी प्रत्यावर्तित जो धारा है ना, इसे आप आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, इसे आसानी से आप डीसी में बदल सकते हैं, यानी एसी चेंज टू डीसी, एसी को बदल सकते हैं किसमें, डीसी में। बट यहाँ पे बात आ रहा है कि इसको तो बदलने में भाई साहब कठिनाई होगा, यानी आपको डीसी को एसी में बदलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और बात आता है कि ये जो होता है ना डीसी, ये जो डीसी होता है, 5वां नंबर आप अंतर समझिएगा कि जो डीसी होता है ना, ये डीसी एसी के अपेक्षा कम घातक होता है, कम घातक होता है। अब बात आता है कि में 5वां क्या हो जाएगा कि ये डीसी के अपेक्षा अधिक घातक होता है, अधिक घातक होता है। डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, डीसी की अपेक्षा कम घातक होता है। आपको 5 अंतर दिख गए कि इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में एसी बोलते हैं। इनमें दिशा परिवर्तन होता है, इनमें दिशा परिवर्तन नहीं होता है। इसको आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, इसको आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसको डीसी से एसी में हम आसानी से बदल सकते हैं, बट इसको डीसी से एसी में बदलने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एपी एसी की अपेक्षा कम घातक होता है, तो ये डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है विद्युत वितरण व्यवस्था, यानी घर में केंगा करंट सप्लाई करवाया जाता है। चलिए इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इस टॉपिक के साथ साथ हम लोग चैप्टर को भी क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग जितने इंपोर्टेंट प्रश्न होगा उस इंपोर्टेंट प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। विद्युत वितरण, विद्युत वितरण व्यवस्था, विद्युत वितरण व्यवस्था क्या है, तो बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि हिमा पावर हाउस है, ठीक बाटे, हिमा कौन सी है, पावर हाउस, और हिमा आपका घर है। हिमा घर है तो डायरेक्ट कहिएगा पावर हाउस वाला हमरे के लाइन दो, हम अपन घरे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। यहाँ से जिस व्यवस्था, यानी विद्युत उत्पादन केंद्र से जिस व्यवस्था के जरिए, या विद्युत उत्पादन केंद्र से कोई एक व्यवस्था होगा, और उस व्यवस्था के जरिए आपको संचार करके विद्युत आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, उसी व्यवस्था को विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं, विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं। चलिए परिभाषा कैसे होगा सुन लीजिए कि विद्युत उत्पादन केंद्र से किसी भी या विभिन्न तारों के जरिए एक व्यवस्था बनाया जाता है, और उस व्यवस्था के जरिए उपभोक्ता के घरों तक विद्युत को पहुंचाया जाता है, और इसी को विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं, विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं। अब बात है कि जब उपभोक्ता विद्युत का इस्तेमाल करता है तो वहां पे 220 वोल्ट का उपयोग कर पाता है, 220 वोल्ट का उपयोग कर पाता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज HZ हर्ट्ज आवृत्ति मिलता है, उसको आवृत्ति मिलता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति उसको दिया जाता है। तब ये 220 जो वोल्ट तार होता है, ये 220 वोल्ट तार को हम लोग बोलते हैं जीवित तार। का बोलते हैं इसको, जीवित तार बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग जीवित तार, और जीवित तार मिलता है। और एक इसमें भी और होता है जो उसको बोला जाता है उदासीन तार। का बोलते हैं, उदासीन तार, यानी अपने भाषा में एक गर्म तार बोलेला प्लस वाला, और एक माइनस वाला बोलेला, यानी ठंडा तार। गर्म तार और ठंडा तार, एक जरिए विद्युत उत्पादन किया जाता है। और कभी कभी आपको बताया जाता है कि एक और तार होता है जिसको अपने भाषा में आप लोग सुनेगा अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ कनेक्शन, यानी ER
TH, अर्थ से उसका कनेक्शन होता है, जिसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। और ये जो दोनों तार होता है, ये दोनों तार को, गर्म तार और ठंडा तार, ये दोनों तार को हिमा मीटर होगा, मीटर में लेकर घुसा देते हैं यानी लगा देते हैं, और हिमा से फिर एक तार निकलता है जो आपके घरों में लगता है बोर्ड, और वहां से बोर्ड लगा रहता है, अनेक जगहों पे लाइन आप सप्लाई करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, समझे। यानी मीटर से जोड़ दिया जाता है, और कितना बिजली उत्पादन खर्च हो रहा है, कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है, इस मीटर में आपको डोनेट किया जाता है, दिखता है यानी जोड़ता है। अब बात आता है कि जो आपके घर में मीटर लगा, मीटर से जो आपके घर में बोर्ड लगा, और बोर्ड से जो विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, करंट हो रहा है, अब यहाँ पे जो यहाँ से जब आप जिस व्यवस्था के जरिए सुनिश्चित करिएगा, उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं समानांतर क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं, समानांतर क्रम। यहाँ से जो अनेक तार, मान लीजिए यहाँ पे मीटर लगा, मीटर से एक तार आया यहाँ पे मेरे रूम में, और मेरे रूम में पंखा भी चलाना है, टीवी भी चलाना है, कूलर भी चलाना है, फ्रिज भी चलाना है, एसी भी चलाना है। यहाँ से जो तार आएगा, इस तार से हम लोग अनेक तार खींचेंगे, बात आएगा कि ये जो सभी तार में समान लाइन होगा। ये नहीं कीजिए बॉल खूब तेज चलेगा, पंखा धीमे चलेगा, टीवी खूब फास्ट चलेगा, और एसी चलवे नहीं करेगा, पंखा जो फ्रिज है वो चलवे नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता है, सब में समान करंट सप्लाई होता है और सब में समान ऊर्जा आता है, इसलिए बोलते हैं समानांतर क्रम, यानी इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पंखा जो होता है, बल्ब जो होता है, टीवी जो होता है, फ्रिज जो होता है, कूलर जो होता है, और टीवी सीडी जो होता है, ये सभी के लिए चलाने के लिए कितने वोल्ट चाहिए आपको, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज चाहिए। बात होता है कि आपके जो घर में वायरिंग होता है उसको बोलते हैं घरेलू परिपथ। तो चलिए घरेलू परिपथ पे हम लोग भी चर्चा करते हैं कि घरेलू परिपथ क्या है और इसका परिभाषा क्या होगा। तो जो घरेलू परिपथ है, घरेलू परिपथ है, परिपथ, तो घरेलू परिपथ में यानी हम अपने भाषा में जानते क्या बोलते हैं, वायरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ये वायरिंग। ठीक बाटे। अब वायरिंग होता है तो वायरिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो घरेलू परिपथ में जो वायरिंग होता है, इस वायरिंग में 3 तार चाहिए आपको। कौन सा तार चाहिए, 3 तार। अब पहला तार को बोलते हैं जीवित तार। क्या बोलते हैं, जीवित तार, आपको बताया गया है। और जीवित तार जो होता है इसको अपने भाषा में गर्म तार बोलते हैं। कौन तार बोलते हैं, गर्म तार बोलते हैं। ओके। और गर्म तार के संकेत जो होता है एल होता है, बट का मतलब नहीं, तो यहाँ पे सॉरी, गर्म तार को हम लोग संकेत एल होता है। एल इसलिए बोलते हैं, एल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रंग होता है कैसा होता है, लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। और उसके बाद आता है एक उदासीन तार। कौन सा तार, उदासीन तार। और उदासीन तार जो होता है, ये उदासीन तार ठंडा होता है। कैसा होता है, ठंडा होता है, यानी ठंडा तार है। और ठंडा तार को हम लोग का वो किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। और एन से सूचित करते हैं, बट ये जो होता है कैसा होता है, काला होता है। ओके। अब कोई अगर नहीं काला होता है तो बी से सूचित कीजिए। और फिर उसके बाद एक और तार होता है जिसको बोलते हैं भू तार। क्या बोलते हैं, भू तार बोलते हैं। और जो भू तार होता है ये अर्थ कनेक्टेड होता है, और अर्थ कनेक्टेड होता है, और ये पृथ्वी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा होता है। और इसको संकेत में हम लोग बोलते हैं ई, यानी अर्थ। और एक रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है, यानी इसका रंग जो होता है हरा रंग होता है। चलिए, यानी घरेलू घर में जो वायरिंग होता है, कभी कभी गर्म तार भी होता है, ठंडा तार भी होता है, दोनों मीटरों में लगा होता है। और दोनों में जब गर्म गर्म हो जाता है तो वो अर्थ कनेक्शन देता है, जिसको अपने भाषा में अर्थिंग बोलते हैं, उसको हिंदी में भू तार बोलते हैं। याद रखिए, अगर आपसे पूछ दे जीवित तार का दूसरा नाम क्या है, तो गर्म तार। गर्म तार का संकेत को चाहिए तो एल है। अब गर्म तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसके बाद उदासीन तार को, उदासीन तार को ठंडा तार बोलते हैं, इसका रंग संकेत एन होता है और इसका रंग काला होता है। उसके बाद वायरिंग में सॉरी भूतार होता है, भूतार को अपने भाषा में अर्थिंग बोलते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट होता है, इसका संकेत ये होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है हरा। अब इसको विशेष रंग यही दिया गया है। तार तो अनेक डिजाइन अनेक रंग में होता है, कभी व्हाइट ब्लैक सॉरी कभी ब्लैक ग्रीन हो जाएगा, कभी रेड ग्रीन हो जाएगा, कभी रेड ब्लू हो जाएगा, ऐसे अलग वो सब अपना रंग चेंज कर लिए हैं। अब मान लीजिए कि
आपको घर में लाइन सप्लाई करना है, तो लाइन सप्लाई करने के लिए तीनों तार की जरूरत होगी। बात है कि ये जो तार होते हैं ना, इस तार को, ये जो तार होते हैं, इस तार को प्लास्टिक के कवर में आपको रखा जाता है, प्लास्टिक कवर में, ताकि किसी को भी ये करंट सप्लाई उसके शरीर में ना हो पाए। अर्थिंग के जो तार होता है, ये अर्थिंग के तार को, प्रश्न आता है कि अर्थिंग के तार को पृथ्वी की यानी जमीन के अंदर कितने मीटर तक रखते हैं, तो कम से कम 5 मीटर तक हमको रखना चाहिए, कम से कम 5 मीटर तक। अर्थिंग का जो तार होता है पृथ्वी से कनेक्टेड, इसको कितना मीटर होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। ओके, और किसी भी रेफ्रिजरेटर हो गया, हीटर हो गया और विद्युत इस्त्री हो गया, इस सब के लिए हमको 15 एम्पियर धारा चाहिए। कितना एम्पियर धारा प्रवाह होना चाहिए, 15 एम्पियर धारा प्रवाह होना चाहिए। बल्ब हो गया और पंखा, ये देखिएगा, हीटर, हीटर और रेफ्रिजरेटर, रेटर, समझे, हीटर, रेफ्रिजरेटर और विद्युत इस्त्री, इस्त्री, इस सब के लिए आपको 15 एम्पियर धारा चाहिए। और 5 एम्पियर धारा में आपको बल्ब जलता है, और बल्ब जलता है और उसके साथ साथ पंखा भी चलता है। ओके, यानी आपको जैसे 5 एम्पियर धारा मिलेगा तो आप पंखा भी चला सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं, और 15 एम्पियर धारा में हीटर, रेफ्रिजरेटर, विद्युत इस्त्री को भी चला सकते हैं। इसलिए हमेशा 15 एम्पियर तक ले धारा प्रवाह किया जाता है, और पावर लाइन में 5 एम्पियर धारा प्रवाह किया जाता है, और इसे घरेलू लाइन भी कहते हैं। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर इसके बीच में ही चलता है, और इसको घरेलू परिपथ या घरेलू लाइन भी हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा लेसन 4 के टोटल नोट्स कंप्लीट हुआ, टोटल नोट्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम